नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृतिका पाठ्य पुस्तक से पाठ रीढ़ की हड्डी के पाठ परिचय एवं अभ्यास प्रश्न। तो आइए सबसे पहले पाठ परिचय की बात करते हैं। प्रस्तुत पाठ रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई है। पाठ में लड़कियों को शादी के लिए भेड़ बकरियों की तरह उन्हें पहले परखा जाता है। लड़कों के दोषों को न देखकर लड़की के गुण पर दोषों की छानबीन की जाती है। कहानी में उमा के विवाह के लिए गोपाल प्रसाद और उनके पुत्र शंकर देखने घर आते हैं। उमा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उमा के पिता रामस्वरूप अपनी पुत्री की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। जब उमा सबके सामने आई तब गोपाल प्रसाद हैरान हो जाते हैं। उमा लड़कियों को भेड़ बकरी की तरह मानने वाले गोपाल प्रसाद को बहुत सुनाती है। उमा उनके बेटे शंकर का लड़कियों के छात्रावास के चक्कर काटने की आदत के बारे में सबको बता देती है। वह कहती है, शंकर छात्रावास के चक्कर लगाने के कारण बहुत बुरी तरह पिट चुके हैं, जिसके कारण उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा सके थे। गोपाल यह सब सुनकर अपना संतुलन खो बैठता है। शंकर भी यह सुनकर हैरान रह जाता है। इस प्रकार यह नाटक खत्म हो जाता है। आइए आज के प्रश्न अभ्यास की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों पुराने जमाने के बुजुर्ग हैं। दोनों को वर्तमान जमाने की तुलना में अपना जमाना याद आता है। ये यादें स्वाभाविक हैं। इन यादों के लिए उन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ये अपने आप मन में आती हैं। परंतु इन तुलनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करके उन्हें नीचा दिखाना गलत है। यह तर्कसंगत नहीं है। ऐसा करने से बुजुर्ग लोग अपने हाथों में ऐसा हथियार ले लेते हैं जिसकी काट वर्तमान पीढ़ी के पास नहीं होती है। यूँ ही हर जमाने की अपनी स्थितियाँ होती हैं। जमाना बदलता है तो उसमें कुछ कमियों के साथ कुछ सुधार भी आते हैं। परंतु बुजुर्ग लोग प्रायः अपने पक्ष में एक तरफा अनुभव सुनते हैं जो कि तर्कसंगत नहीं है। यह मनोरंजन के लिए तो ठीक है, किंतु इसका कोई महत्व नहीं है। इस तरह से दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। रामस्वरूप की अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? रामस्वरूप लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने के पक्षधर हैं। उन्होंने उमा को कॉलेज की शिक्षा दिलवाकर बीए पास करवाया। इसके अलावा उमा को संगीत, कला आदि का भी ज्ञान है। रामस्वरूप चाहते हैं कि उमा की शादी अच्छे परिवार में हो। संयोग से परिवार तो उच्च शिक्षित मिला, परंतु उसकी सोच अच्छी ना थी। लड़के का पिता और स्वयं लड़का दोनों ही चाहते हैं कि उन्हें 10वीं पास लड़की ही चाहिए। एक लड़की का पिता होने के कारण लड़के वालों की इच्छा को ध्यान में रखकर कर्तव्य और वक्तव्य में विरोधाभास रखते हैं। ऐसी परिस्थितियां एक विवाह योग्य पुत्री के पिता की व्यवस्था को उजागर करती हैं। प्रश्न 3, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार से व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी से अपेक्षा करते हैं कि वह सज धज कर सुंदर रूप में पेश आए। इसके लिए वह पाउडर आदि बनावटी साधनों का उपयोग करे। वह आने वाले मेहमानों के सामने ढंग से बातें करे, अपनी व्यवहार कुशलता से उनका दिल जीत ले। उनमें जो जो गुण है उन्हें ठीक प्रकार से प्रकट करे ताकि वह होने वाले पति और ससुर को पसंद आ जाए। वह उसे कम पढ़ी लिखी लड़की के रूप में ही भी पेश करना चाहता है। रामस्वरूप का व्यवहार ढोंग और दिखावे को बढ़ावा देता है। यह झूठ पर आधारित है। बीए पढ़ी लिखी होकर भी उसे मैट्रिक बताना धराधर पूरी तरह से धोखा है।
ऐसी ठगी पर खड़े रिश्ते कभी टिकाऊ नहीं होते। इसी प्रकार पाउडर लगाकर सुंदर दिखना भी धोखे में रखने जैसा है। राम स्वरूप के व्यवहार को हम उचित नहीं कह सकते। प्रश्न 4, गोपाल प्रसाद विवाह के को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। इस तरह से यहाँ आप कह सकते हैं, गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं, वे चालाक किस्म के इंसान हैं, वे मानवीय रिश्तों से अधिक महत्व पैसों को देते हैं, शादी जैसे पवित्र संस्कार को भी वे बिजनेस की तराजू में तोलते हैं। बिजनेस शब्द से उनकी इस मानसिकता का पता चलता है कि इधर राम स्वरूप चाहते हैं कि उनकी बेटी उमा का रिश्ता गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर से हो जाए, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। परंतु समस्या यह है कि गोपाल प्रसाद और उनका बेटा दोनों ही चाहते हैं कि लड़की अधिक से अधिक 10वीं पास होनी चाहिए। इस कारण राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं। यहाँ मेरा मानना है कि दोनों समान रूप से अपराधी हैं, पर गोपाल प्रसाद का यह अपराध उनकी घटिया सोच तथा रूढ़वादी सोच का परिणाम है, जबकि राम स्वरूप का अपराध उनकी विवशता का परिणाम है। प्रश्न 5, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? तो यहाँ लिखेंगे, इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्नलिखित कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। शंकर बिना रीढ़ की हड्डी का है, अर्थात व्यक्तित्वहीन है। उसका कोई निजी मत, स्थान या महत्व नहीं है। वह अपने पिता के इशारों पर ही करने वाला बेचारा जीव है। उसे जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है। वह पिता की उचित अनुचित सभी बातों पर हाँ हाँ करता चलता है। ऐसा पति होने के योग्य नहीं है। ऐसा पति होने के योग्य नहीं है। शंकर लड़कियों के पीछे लग लग कर अपनी रीढ़ की हड्डी तुड़वा बैठा है। उसका सरेआम अपमान हो चुका है, अतः वह अपमानित, लंपट और दुष्चरित्र भी है। उसका शरीर कमजोर है, उससे सीधा तनकर बैठा भी नहीं जाता, इसलिए वह विवाह के योग्य नहीं है। अब प्रश्न 6 की बात करते हैं। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी का पात्र शंकर उन नवयुवकों का प्रतीक है जो सामाजिक और वैचारिक प्रगति से आज भी अछूते हैं। ऐसे युवक महिलाओं को उचित स्थान नहीं देना चाहते हैं, वे पुरुषों के बराबर नहीं आने देना चाहते हैं। शिक्षा जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मानवीयता जगाने वाली मणि को पुरुषों के लिए ही उचित मानते हैं। ऐसे युवा न शारीरिक रूप से मजबूत हैं और न चारित्रिक रूप से। ऐसा व्यक्तित्व समाज को चारित्रिक पतन की ओर उन्मुख करता है, ले जाता है। इसके विपरीत उमा उन लड़कियों का प्रतीक है जो सजग और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उनका चरित्र समाज को उन्नति की ओर उन्मुख करने वाला है। अतः समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे, रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सार्थक, सफल और व्यंग्यात्मक है। इस नाटक की मूल समस्या है वर का व्यक्तित्वहीन होना। यह शंकर समझदार और व्यक्तित्व संपन्न युवक होता तो गोपाल प्रसाद की इतनी हिम्मत न होती कि वह दो सुशिक्षित वयस्कों के बीच में बैठकर अपनी फूहड़ बातें करें और अशिक्षा को प्रोत्साहन दें। कम पढ़ी लिखी बहू चाहना गोपाल प्रसाद की जरूरत हो सकती है, शंकर की नहीं। अगर शंकर अपने पिता के रोब दाब के आगे चू भी नहीं कर सकता, बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, तो वह अपनी कायरता प्रस्तुत करता है। उस कायरता को दिखाने के लिए उसे रीढ़ की हड्डी के बिना दिखाया गया है। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी व्यंग्यात्मक, संकेतपूर्ण, सार्थक और सफल शीर्षक है। एक अच्छे शीर्षक में जिज्ञासा होनी चाहिए जो पाठक को आतुर कर दे। यह शीर्षक जिज्ञासातुर करने वाला है, अतः यह सार्थक है। अगला प्रश्न है,
कथा वस्तु के आधार पर किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? कथा वस्तु के आधार पर निस्संदेह एकांकी का मुख्य पात्र उमा को ही माना जा सकता है, क्योंकि एकांकी की सारी कथा वस्तु उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। एकांकी के मुख्य पुरुष पात्र शंकर पर वह चारित्रिक, शारीरिक और तार्किक कौशल में भारी पड़ती है। उमा उच्च शिक्षित होने के साथ साथ कला एवं संगीत में भी निपुण है। एकांकी में एक बार जब उसकी एंट्री होती है तो वह मंच पर अंत तक बनी रहती है। वह अपनी निपुणता से गोपाल प्रसाद और शंकर को निरुत्तर ही नहीं करती, बल्कि उनकी आंखें खोल देती है। एकांकी का समापन भी उमा के माध्यम से होता है, अतः उमा एकांकी के मुख्य पात्र हो सकती है। अगला प्रश्न है, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। रामस्वरूप प्रगतिशील विचारों का एक विवश पिता है, जिसे अपनी बेटी के सुंदर भविष्य के लिए समाज की मान्यताओं के आगे झुकना पड़ता है। इसलिए उसके व्यक्तित्व के कुछ पक्ष सबल हैं तो कुछ दुर्बल। उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे अगर रामस्वरूप को कहें तो प्रगतिशील हैं। रामस्वरूप मूल रूप से प्रगतिशील विचारों का व्यक्तित्व है। वह चाहता है कि लड़कियों को भी उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए, इसलिए वह अपनी बेटी उमा को खूब पढ़ाता लिखाता है। उसे उमा को बीए तक पढ़ाने में गर्व ही है। उसके अनुसार यह उसके व्यक्तित्व का उज्ज्वल गुण है। विवश पिता रामस्वरूप की दुर्बलता यह है कि वह बेटी उमा की शादी अपने जैसे अच्छे खानदान में करना चाहता है, किंतु अच्छे खानदानों में अधिक पढ़ी लिखी बहू को स्वीकार नहीं किया जाता है। वे कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं ताकि उसे नियंत्रण में रखकर उस पर मनमाना रूप चला सके। यही रामस्वरूप दुर्बल हो जाता है। वह गोपाल प्रसाद जैसे लोगों का तिरस्कार करने की बजाय उनके अनुसार ढलने की कोशिश करता है। इसके लिए वह झूठ भी बोलता है, उमा से ढोंग भी करवाता है तथा गोपाल प्रसाद की उलूल जुलूल बातों का समर्थन भी करता चला जाता है। गोपाल प्रसाद की गली सड़ी यथा स्थितवादी भावनाओं का प्रतिनिधि है। वह पुरुष प्रधान समाज का वह अंग है जो चली आ रही रूढ़ियों को जैसे तैसे सही सिद्ध करता हुआ अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। बड़बोलापन। गोपाल प्रसाद बड़बोला व्यक्ति है। वह अपनी विशेषताओं का बखान करने में चूक नहीं करता। नए जमाने की तुलना में अपने जमाने की अच्छाई का वर्णन हो, खाने पीने की बात हो, अपने शरीर की ताकत का वर्णन हो, अपनी मैट्रिक को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना हो, वह ऊंचे ऊंचे स्वर में बिना शर्म संकोच से बोलता चला जाता है। वह हावी होना जानता है, उसके सामने और लोग दब जाते हैं। शंकर तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बना रहता है। चालाक। गोपाल प्रसाद घाघ है। वह बेटे की शादी को बिजनेस समझता है, इसलिए वह घाटे का सौदा नहीं करना चाहता। वह होने वाली बहू को ठीक ठोक बजाकर जांचता है। उसके चश्मे से लेकर पढ़ाई लिखाई, संगीत, पेंटिंग, सिलाई, इनाम सभी योग्यताओं की परख करता है। वह ऐसी सर्वांगपूर्ण बहू चाहता है जो उसके कहने के अनुसार चल सके, इसलिए वह मैट्रिक से अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहता। उसके सामने उसे अपने दबने का भी भय है। गोपाल प्रसाद झूठ बोलने में भी कुशल है। उसका बेटा शंकर 1 साल फेल हो चुका है, परंतु वह कुशलतापूर्वक जतलाता है कि वह बीमारियों के कारण रह गया था। हंसोड़। गोपाल प्रसाद हंसोड़ स्वभाव का है। वह इधर उधर की चुटीली बातें करके सबका मन लगाए रहता है। खूबसूरती पर टैक्स लगाने का मजाक इसी तरह का मनोरंजन मजाक है। लिंग भेद का शिकार। गोपाल प्रसाद वकील होते हुए भी लिंग भेद का शिकार है। वह पढ़ाई लिखाई पर लड़कों का अधिकार मानता है, लड़कियों का नहीं। उसके शब्दों में कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। गोपाल प्रसाद अपनी गलत ठीक बातों को सही सिद्ध करना जानता है। उसके लिए वह तर्क न करके जोर से बोलता है, दूसरों पर हावी होकर बात करता है। उसकी अपशब्द भरी कुतर्क शैली का उदाहरण देखिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से
कि क्या लड़की की पढ़ाई लिखाई, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई एक बात है? जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। इस तरह के तर्कों से सिद्ध होता है कि वह अत्यंत चालाक है। इस एकांकी का उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है? लिखिए। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य है समाज के लोगों की दोहरी मानसिकता सबके सामने लाना, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं की ओर समाज का ध्यान खींचना तथा युवाओं द्वारा अपनी शिक्षा और चरित्र की मजबूती का ध्यान न रखना। एकांकी में गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर जैसे लोग हैं जो उच्च शिक्षित होकर भी कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं और स्त्रियों को समानता का दर्जा नहीं देना चाहते। उमा को देखने आए लड़के वालों उसी वस्तु की तरह देखते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं। इसके अलावा शंकर जैसे युवा का अपनी पढ़ाई पर ध्यान न देना तथा उसकी चारित्रिक दुर्बलता की ओर ध्यान आकर्षित करना इस एकांकी का उद्देश्य है। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। लोगों में सुशिक्षित नारी के लाभों का प्रचार कर सकते हैं। सुशिक्षित बहू को स्वीकार करके उन्हें सम्मान दे सकते हैं। कन्याओं को नौकरी दिलाकर उन्हें पुरुषों के समान महत्व दे सकते हैं। कम पढ़ी लिखी बहू चाहने वालों को समझा बुझा कर रास्ते पर ला सकते हैं। इस तरह से आप ये सभी प्रयास कर सकते हैं। आज के प्रश्नोत्तरी यहीं तक।